में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है एक बार फिर देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे विधानसभा चुनावी समीक्षा पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बाकी है। फिलहाल प्रचार, नामांकन और बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का दौर जारी है। सत्तारूढ़ महायुति बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, कांग्रेस में सीट फार्मूला अंतिम दौर में है। चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक सवालों पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों का ऐलान लगभग पूरा, पर सीटों का बंटवारा अब तक अधूरा। काफी पेचीदा है महाराष्ट्र चुनाव। नहीं जगदीश जी, आज तो नामांकन का आखिरी तारीख था जी। हाँ, पेच फंसा हुआ है, यह बात कह सकते जी। पेच फंस गया यह कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई जगह पर एकनाथ शिंदे अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रहे हैं, कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं जी। और 5 सीटें तकरीबन ऐसी हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी चुनाव जी। उन 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, तो उस पर यह फार्मूला निकाला गया कि दोनों लोग प्रत्याशी खड़ा कर लेते हैं, जो जीतेगा जीतेगा। या उस जगह पर एक रणनीति यह भी थी कि अगर भाजपा को वो करना है तो उसके वोट काटने पड़ेंगे। बहुत जगह होते हैं कि जो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते, बहुत जगह ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसकी वजह से उसका गलत संदेश जाता है, तो इसके लिए भी प्रत्याशी खड़ा करना पड़ते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ तो यह चीज नहीं था। एकनाथ शिंदे ने तो साफ ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगे। यह चीजें आप दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। जी जी। वजह यह है जगदीश जी कि भाजपा में और एकनाथ शिंदे में लड़ाई बड़ी जबरदस्त लगी हुई है और इस लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा आने वाले समय में इस चुनाव के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे, इससे कहीं न कहीं सहमत एकनाथ शिंदे भी नहीं है और अजीत पवार भी नहीं है। चूंकि वजह यह है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग का भी वोट उनके साथ है। जी जी। अगर इस नारे के साथ वह चलेंगे तो वह वोटर इनसे छटक जाएंगे और वोटर छटक जाएंगे तो फिर इनकी हैसियत क्या रहेगी। तो यह चीजें जो हैं यह डरा रही हैं। जितने बुर्के वगैरह जितने बांट रहे थे सब बेकार हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। तो यह चीजें अब आपस में यह लड़ाई हो गई, आपस की लड़ाई हो गई है और आपस में यह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। अब एकनाथ शिंदे की वजह से कई जगहों पर इनको वोट ट्रांसफर होने थे, जो इन्होंने साफ मना किया। तकरीबन 10 सीट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है और एकनाथ शिंदे यह प्रचार कर रहे हैं कि इनको वोट नहीं देना, यानी कि अपने वोट को किसी भी कीमत पर ट्रांसफर कराने के मूड में नहीं है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था एकनाथ शिंदे का फायदा उठाने के लिए, वह नुकसान में तब्दील हो चला है और योगी आदित्यनाथ के इस नारे को बटोगे तो कटोगे और इसका हवा निकाल दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने जगदीश जी नरेंद्र मोदी का भी हवा निकाल दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि 400 के पार के नारे ने बेड़ा गर्क कर दिया। यह एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले कहा था अपने बयान में। तो यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, आने वाले दिनों में और नुकसान पहुंचाएगी। और योगी आदित्यनाथ भी जाने वाले हैं महाराष्ट्र, वो भी वहां जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे उसी होर्डिंग बैरिंग के साथ। एक बार फिर कहते नजर आएंगे बटोगे तो कटोगे। इस चीज का इंतजार है कि योगी आदित्यनाथ जाएंगे और बटोगे तो कटोगे कहेंगे जब वहां उस नारे के साथ, तो उसका रिएक्शन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या होता है, वह रिएक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाने से रोक दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के जाने से नुकसान हो रहा है अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर थोड़ा गुमराह करने में कारगर साबित भी हो जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो पा रहे हैं। जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं और जहां पे थोड़ा कम होंगे
वहां पे बेवकूफ बनाने में आसानी हो रही है। अब मतलब इस राजनीति में यही रह गया जगदीश जी की बेवकूफ बनाओ और राज करो वाला परिस्थिति आ गई है और लोग बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है वह संस्थाएं हर उस मर्यादा को तार तार करने के लिए तत्पर हो चली है और मर्यादा को तोड़ती नजर आ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जगदीश जी। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी गायब, योगी के सहारे आरएसएस, चेहरा योगी का, रण जीतना है महाराष्ट्र का। हाँ, यह क्या फार्मूला है? यह फार्मूला वही, बटोगे तो कटोगे। अब आरएसएस अब इनके पास कोई और ना ये आखिरी हथियार है, आखिरी हथियार है, इसके आखिरी हथियार है। इसके बाद इनको सिलेंडर हो जाना है। यह आखिरी हथियार इन लोगों ने चल दिया है। बहराइच उत्तर प्रदेश का जो मामला हुआ इसका एक तस्वीर था और यह नारे निकाले गए हैं जी। और इस नारे के साथ में बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार को निपटा जा रहा है। गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं और जो कल जेडीयू की बैठक हुई थी जगदीश, जेडीयू की बैठक हुई नहीं, एनडीए की बैठक हुई। अब बैठक होनी थी जेडीयू की, हो गई एनडीए की, और उसमें नीतीश कुमार का एक भी बयान ना आना। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार प्रेस वालों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल लिया नहीं, मीडिया के सामने भी नहीं आए। यह बहुत कुछ दिखा रहा है। और संजय झा जो आकर के बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है, यह गलत बातें हैं। संजय झा खुद ही मिट्ठू मियां बन रहे हैं। नीतीश कुमार स्वयं अपना बयान मीडिया के सामने देते हैं। अब बेवकूफ लोग बनने वाले हैं नहीं, बेवकूफ लोग समझ गए। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए, टूट चले हैं। उनकी पार्टी टूट गई। इसी का एक सबूत है कि जेडीयू का बैठक बिहार में न होना। और जेडीयू से हम लोग बिहार से जो भी हम लोग की खबरें आई, एकदम बड़ी पुख्ता खबर थी हुआ कि पार्टी अंदर से ही टूट रही। एक दिन पहले या मतलब बातें निकलनी शुरू हो गई। हम लोगों ने चर्चा भी अपने प्रोग्राम में किया था कि जेडीयू टूट गई है या बची है। इस बैठक से भी पता चल जाएगा। अगर यह बैठक नहीं हुई तो समझ जाइए जेडीयू टूट गई है, और बैठक हुई तो समझ जाइए कोई बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। तो वह पार्टी टूट गई है, इससे इनकार नहीं किया। और नीतीश कुमार का पत्रकारों के सामने न आना भी इस चीज का गवाह है कि उनकी अब बिसात समाप्त हो चली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी संजय झा और ललन सिंह के जरिए उनको निपटा करके खत्म कर दिया। अब बाकी जो बचे खुचे लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मोदी के नीतियों के खिलाफ है, जो वह इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं, अब वह भी अभी इस वक्त नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद जब मोदी और कमजोर होंगे तभी वह इधर उधर हिलेंगे। और उसके बाद में जो राजनीति वो लेगी, उत्पन्न होगी, नई राजनीति जो उत्पन्न होगी, वह बहुत भयावह भी हो सकता है और वह बदलाव का रुख भी हो सकता है। दो चीजें हो सकती है इसमें। अब जगदीश जी सिर्फ चंद्रबाबू नायडू एक बचे हैं जो मोदी को गिराने की सोच सकते हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं, मोदी के खिलाफ जा सकते हैं। वह जाएंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नहीं जाएंगे यह भी कहना गलत होगा, क्योंकि उनकी लगाम चंद्रबाबू नायडू का वह नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है। मोदी का लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ आ गया है, जैसे ईडी सीबीआई से क्लीन चिट मिली। तो अब राजनीति एक अलग करवट ले रही है। अब देश में विकास होगा और किसी युवा को रोजगार मिलेगा या महंगाई कम होगी, यह बातें अब बेईमानी हो गई है। यह सपना लग रहा है। यह अब सपना नहीं, सपने में भी नहीं आ रहा है। सपने में भी मोदी आ रहा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वो अभी खा जाए। अब यह सपने आने लगे हैं लोगों को। लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है। डर पैदा हो गया है कि अब और आगे क्या होगा। अब मोदी का सामना अगर महाराष्ट्र और झारखंड जीत गए तो इनका सामना दो ही लोग कर सकते हैं, एक ऊपर वाला कर सकता है और एक देश की जनता जी। तीसरे किसी पार्टी के अंदर विसाद नहीं होगी कि इनका सामना कर पाए, और किसी भी अच्छे भले व्यक्ति को यह जेल में डाल देंगे और अपनी दादागिरियां और भी चरण से। देखिए, जब 303 सीट पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब तो थोड़ा एक सीमा भी थी, अब तो और भी मतलब उससे तेजी गति पकड़ लिया है इन लोगों ने। हाँ, ये हार को देख के बौखला गए, बौखला से गए हैं।
ये हार को देख के बौखला गए। बौखलाने का यह भी वजह है जगदीश जी की जो जनता के अंदर आक्रोश इनको लेकर के बढ़ता जा रहा है और जनता से वोट नहीं इनको मिल रहा है, मशीन से मिल रहा है, तो वह मशीन से कब तक वोट मिलेगा, कब तक राजीव कुमार वोट देते रहेंगे। लेकिन अगर जनता पगला गई तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, मशीनें तोड़ ताड़ दी जाएंगी। तो और कई जगह नहीं कई जगह तोड़ते हुए देखी गई। इसके लिए मैं यह तो जरूर कहना चाहूंगा कि जनता का भरोसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनका अब जनता के ऊपर भरोसा नहीं रहा और जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। यह जानते हैं कि जनता हमें वोट नहीं दे रही है, मैं अपने कारनामे न करूं तो हम तो सत्ता में रह ही नहीं पाएंगे, हम तो जेल चले जाएंगे। और यह जेल जाना चाहते नहीं, यह जेल दूसरों को डाल रहे हैं, इसी के लिए खुद को जेल से बचने के लिए दूसरों को जेल में डाल रहे हैं। जी लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड के आदिवासियों से बीजेपी को कितनी आस? क्या कल्पना सोरेन के जादू के सामने नहीं चलेगी बीजेपी की कोई चाल? देखिए लग तो यही रहा है। हम लोगों के कृष्णा है जो वहां से झारखंड से खबर देते हैं, संपादक अपने जी। अब जगदीश जी जो कल तस्वीर आई कल्पना सोरेन की गाड़ी के बोनट पे बैठ करके दोनों हाथ में झंडा ले करके चल रही है, लाखों की संख्या में भीड़ है, रिस्पॉन्सिबल भीड़ है जी। जो भीड़ रिस्पॉन्स दे रही है, एक उत्साह दिखा रही है कल्पना सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन सीएम है और पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन के पॉपुलैरिटी के सामने हेमंत सोरेन जीरो हो गए, भी फीके पड़ गए हैं, जीरो हो गए हैं। जी। जी उनको जीरो कहते हैं, फीके नहीं कहते, जीरो कहते हैं। देखा यही जा रहा है। कल्पना सोरेन कुर्सी पे खड़ा होकर के भी टेप रिकॉर्डर जैसे शुरू हो जा रही है और जनता तालियां बजा रही है और रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह बात छोटी नहीं हो सकती जगदीश जी बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी को अगर झारखंड में पहली बार 40 स्टार कैंपेनर उतारने पड़े हैं, यह वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आया है झारखंड के अंदर, इन 40 नेताओं के पसीने छूट गए हैं। मोदी के पास कोई तोड़ नहीं है, नहीं तो अभी तक मोदी जादू कर दिए होते अपना। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी इनके में मर्ज कर दी है। सीता सोरेन को रुला रहे हैं लोग, रोक करके सिंपैथी लो। चंपई सोरेन परेशान है कि उनकी सीटें बचेंगी कि नहीं बचेंगी। सीएम बनना तो छोड़ दीजिए, सीट भी बचा ले वह बहुत बड़ी बात होगी। और अगर चंपई सोरेन हार गए तो भाजपा उठा करके फेंक देगी। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है, इस देश की राजनीति फिजा बदल रही है जगदीश जी। प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति के अंदर और कल्पना सोरेन, यह दो महिलाएं मोदी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, जिसका काट भाजपा प्रियंका का तो बहुत काफी समय से काट ढूंढ रही है, नहीं मिला। स्मृति ईरानी यह लोग सब कोई फेल हो गई। और कल्पना सोरेन के बारे में तो क्या नाम है कि झारखंड में कोई भाजपा में मिल जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल कोई ऐसा नेता दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग, बड़े बड़े नेता, आदिवासी समाज, वह छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी को डरा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जगदीश शुरू में झारखंड के अंदर एज देखा जा रहा था कि बड़ी कड़े मुकाबले में है भाजपा, लेकिन जो लोग छोड़ के जाने लगे ना, इस चीज का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का बचा हुआ जमीन भी समाप्त हो रहा है। अब देखिए, अभी प्रोग्राम से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को जिस जमीन के मामले में फंसाया गया था, जी उस जमीन पर एक महिला ने बयान दिया कि यहाँ तो क्या हेमंत सोरेन कभी आए ही नहीं। हाँ, वहाँ की जो केयर टेकर थी, जो रखवाली करती थी उस जगह की, उसने कहा है कि यहाँ सीएम को हमने कभी देखा नहीं। तो बताइए, जिस जमीन के ऊपर सीएम को जाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, उस जमीन के मामले में सीएम को जेल हो गया। और जब एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश के लोग सुरक्षित हैं? मैं तो नहीं मानता यह चीज। और अब लोगों को अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करनी पड़ेगी, अपने लिए रास्ते अपने खुद तलाशने पड़ेंगे, सरकार के भरोसे भूखे मर जाएंगे। तो यह चीज लोग ना करें। देश से भी यह कहूंगा कि आप लोग अपने रास्ते अपने खुद ढूंढे,
अपने रोजगार की, अपने खाने पीने की व्यवस्था अपने मेहनत से, अपने हिसाब से, जैसे गांव देहातों में किया जाता है, आप लोग करें। लेकिन जगदीश जी क्या करें, मनरेगा का काम मिलता था जिससे लोगों को 2 पैसे आते थे, वह नहीं है। लोग खेती करेंगे तो खेती के लिए जमीन चाहिए, और जमीन है तो उसके लिए मनी चाहिए, तो रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा नहीं, बच्चे को पैसा घर में आएगा नहीं, तो खेती भी कैसे करेंगे। आने वाले समय में इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जिसके जमीन है, अनाज बेच करके और फिर उसी को भर्ती लगाते हैं, वह महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है और उनकी आमदनी घटते जा रही है। इस तरह से करते करते उनकी आमदनी भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर जब ऐसे वक्त में क्या होगा जगदीश जी, लोग खेती करना कम कर देंगे, कहेंगे इतना अनाज करेंगे कि हमको खाने पीने का हो जाए, बाकी जरूरी नहीं है। ऐसे में इस देश में फिर और भुखमरी पड़ेगी और विदेशों से सामान आएंगे और उसके बाद महंगाई बढ़ेगा। देखिए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को मनमोहन सिंह सरकार ने बुलाया था, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, मुजफ्फरनगर से आते हैं, राकेश टिकैत के पिता, राकेश टिकैत के पिता जी। हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, उन्हें समझा है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को बुला करके मनमोहन सिंह बोले कि बाबा, उनको बाबा ही लोग बोलते थे, बाबा हमें विदेशों से सामान मंगाने पड़ रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या हम अपने देश में नहीं पैदा कर सकते? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मदद भी करनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम मदद करने को तैयार हैं, तो वह कहे हम उपज बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। और जो उपज हुई, हमारे देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, बाहर के देशों में भेजना चालू कर दिया, और आज उन्हीं किसानों को उनकी कीमत नहीं पता। तभी मनमोहन सिंह ने उन्हीं के कहने पर एमएसपी को लेकर, गारंटी को लेकर, कानून को लेकर के स्वामीनाथन आयोग कमेटी का गठन किया था। यही आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यही कह रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, C2+50। इस वक्त जगदीश जी किसानों को A2+FL एमएसपी मिल रही है, उस C2+50 की मांग थी। C2+50 अगर किसानों को एमएसपी मिल जाए जगदीश जी, तो किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत खुशहाल हो जाएंगे, बहुत खुशहाल हो जाएंगे और आबाद हो जाएंगे वह। लेकिन तो उनको नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट और पहला कलम एमएसपी के लिए चलेगा। कहाँ हुआ? 2017 में हलफनामा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम नहीं दे सकते। और अब देखिए, किसान 13 महीने आंदोलित भी थे, तभी भी नहीं दिया इन्होंने। यानी कि वादा, इनके मतलब मन में चोर शुरू से ही था, वादा खिलाफी या हर बातों में किए। जो भी वादे इन्होंने स्टेज से किए देश की जनता से, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अगर ये इस स्थिति में नहीं थी इनकी सरकार, तो इन्होंने पहले तो वादा नहीं करना चाहिए था। वादा जुमले तो ये पहले दे देते हैं अपने घोषणा पत्र में, उसके बाद फिर वादा खिलाफी करते हैं, उसके बाद अगर जनता सड़कों पे आती है तो मार के भगाते हैं, मार के उठा के जेल में डालती है, जेल में डालते हैं, साम दाम दंड तो यह चीजें मतलब तानाशाही की मतलब एक वो है, तस्वीर है। और जो तानाशाही के बदौलत, देखिए शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर जब पहली बार जीत करके आई तो ईमानदारी से आई थी, उसके बाद उन्होंने बेईमानी शुरू की, और उसके बाद जो जीत के आई मैनिपुलेट थी, वह ईमानदारी से जीती नहीं। तो जनता को क्या हुआ? जनता भड़क पड़ी। तो जनता के सहनशीलता की परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न अति बोलता, न अति चुप, न अति करता, न अति धूप, कि ज्यादा अति भी अच्छी बात नहीं होती है। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि इस देश की जनता की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से देश नहीं है। जी, देश से सरकार है, बिल्कुल। यही जनता सरकार को चुनती है, यही भगाती है। आप अगर गलत करके अगर सत्ता पे बैठ रहे हो तो कब तक बैठोगे आप? उसके बाद आपका क्या होगा? कौन पूछेगा आपको? आज नरेंद्र मोदी कुर्सी से उतरने के बाद नरेंद्र मोदी के पास एक यूट्यूबर भी नहीं पहुंचेगा, एक यूट्यूबर भी उनके पास नहीं जाएगा उनके बयान लेने के लिए, और उस वक्त वह बयान देने के लिए आतुर रहेंगे।
जब इनके ऊपर वही कार्रवाइयां होने लगेगी, इनकी पूरी जांच होने लगेगी, तो यह आतुर हो जाएंगे कि हमारे पास कोई आए और कोई जाएगा नहीं। आज जो मीडिया इनके गोद में बैठी हुई है वही मीडिया इनके खिलाफ हो जाएगी। नहीं तो तब तो ये कह रहे थे कि हम झोला उठा के चल देंगे, तो लेकिन वो झोला चेक करने के लिए देश की जनता तैयार है ना। राहुल गांधी तैयार है कि ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना चेक कराए हुए। हिसाब होगा और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो सजा भी होगा जी। तो क्या ना कि यह चीजें जो है इन लोगों को डरा रही है, इसीलिए कुर्सी इनको जरूरी है। अब कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी इन लोगों के लिए अब जो मानसून सत्र नवंबर के आखिरी और दिसंबर के फर्स्ट में आएगा, पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी और झारखंड में कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सरदर्द बनने वाले, जी। जिसका तोड़ इन लोगों के पास अभी तक नहीं मिला। जी जगदीश जी, अगला सवाल लेते हैं। आजकल वायनाड में प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच अनिल विज का एक बयान आया है कि गांधी परिवार ने किसी की सेवा की है क्या, या प्रियंका गांधी पे अनिल विज का एक बयान आया है। तो पहले अनिल विज बताए कि कभी उन्होंने सच बोला है क्या। वह तो बयान दिए थे, हम लोगों ने चलाया भी था कि वो बयान दिए थे कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी, मैं ही सीएम बनूंगा। बन गए क्या? उसके बाद कह गए कि पार्टी चौकीदार भी बना देंगे। तो अरे तो कहीं जाके चंडीगढ़ में चौकीदारी कर लीजिए। तो देखिए, अनिल विज जैसे नेता की कोई विसात नहीं है। देखिए, गांधी परिवार के पैरों के धूल के बराबर भी अनिल विज नहीं है। तो अनिल विज की तुलना गांधी परिवार से करना यह गलत है जगदीश जी, क्योंकि देखिए गांधी परिवार ने इस देश के लिए अपनों को खोया है। गांधी परिवार ही है जो इस देश को इस स्थिति तक पहुंचाया था, और 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो बेचा खाया है और यह जो कर्ज जिस देश पर लिया है, वह देश बनाया कांग्रेस ने है। अंधभक्तों ने नहीं बनाया, और अनिल विज ने नहीं बनाया, और मोदी जी ने नहीं बनाया, आरएसएस ने नहीं बनाया है, वह कांग्रेस ने बनाया है। अब मोदी 10 साल में क्या बनाए हैं वह बताएं। जो लाल किला है जगदीश जी, जो हमारे देश का धरोहर कहा जाता है, लाल किले पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। उस लाल किले का देख रेख आप नहीं कर पाए। उस लाल किले को भी 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, और आप किराया दे करके ले रहे हो। बताए, जो किराया यह लोग देंगे उस किराया का कई गुना क्या नाम को कमाएगा। बताओ, उतना में तो ये लोग दिए नहीं है कि उसको, और खुद किराए पे ले रहे। तो ये इस देश की जो मौजूदा सरकार है जगदीश जी, यह विफल सरकार है। यह सरकार अपना भरोसा खो बैठी है, और नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा विश्वास रहा नहीं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, आचार संहिता लगने के बाद आज नामांकन का आखिरी दिन भी हो गया। नरेंद्र मोदी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, आगे नजर देखेंगे भी नहीं, आप मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत गिने चुने इनके प्रोग्राम होंगे, इक्का दुक्का प्रोग्राम होंगे इनके, बहुत ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि जहां जाएंगे या वहां हरवा देंगे, और भी बाकी कई सीटों पर। यह सबको एहसास है। यह चुनाव बगैर नरेंद्र मोदी का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, यह दिखेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आखिरी क्षण में जो खेल करने वाले हैं बैठ करके एक जगह बिना चेहरे आए हुए भी, वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन जीता चुनाव, 23 तारीख को परिणाम में दिखने लगे, 2 बजे के बाद या परिणाम आने लगे कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो चुनाव आयोग 23 तारीख को या 24 तारीख को उनको सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पे नजर बनाए रखिए। अगर नहीं दे रहा है तो समझ जाइए राष्ट्रपति शासन लगाने की रास्ते साफ है जी, ठीक है ना, क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। झारखंड में हर संभव प्रयास छेड़छाड़ की कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कितना कारगर साबित होगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन बड़ी एक्टिव हुई पड़ी है। हेमंत सोरेन के जो गवाह थे, प्रस्तावक जो कहते हैं, नामांकन के समय 3 प्रस्तावक होते हैं,
उसमें से एक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में करने की कोशिश की, लेकिन तो विफल हो गया। अब देखना यह होगा कि आखिरी क्षण में क्या करती है, नहीं तो हेमंत सोरेन का वो भी पर्चा दाखिला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कतें होगी। अगर हेमंत सोरेन के साथ छेड़छाड़ हुआ तो वहां के आदिवासी समाज उलट पड़ेंगे, तो बड़ी बड़ी मुश्किलों में आ जाएगी भाजपा। तो भगवान न करे कि ऐसा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड इनके लिए बहुत जरूरी है, एक ऑक्सीजन का कार्य करेगा। और अगर महाराष्ट्र झारखंड चला गया तो कुर्सी हिलने लगेगी। तब महाराष्ट्र झारखंड जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो नीतीश अभी टूटे हुए हैं वह जुड़ने लग जाए, और तब फिर क्या नाम है कि बड़ा खेल हो सकता है। तो इसके लिए इस पर नजरें बनी हुई हैं और निगाहें टिका करके रखनी जरूरी है। जी जगदीश जी। लेते हैं सर अगला सवाल महाराष्ट्र से। जहां हो रहा था नामांकन वहां पहुंचे शरद पवार, क्यों डरे अजित पवार? जहां से अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश जी, वहीं से वहां शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी हैं। उनके भतीजे ही हैं शरद पवार के, वो भी भतीजे हैं, वो भी भतीजा है। हाँ। मात्र शरद पवार के जाने से नामांकन में वहां एक फिजा बदल गई, हवा बदल गई। अजीत पवार को यह अब लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है। पहले लोकसभा चुनाव में पत्नी हारी है, अब विधानसभा चुनाव में हुआ। इससे 2-3 संदेश है जगदीश जी। संदेश यह भी है, आप यह देखिए जगदीश जी, अगर यह चुनाव वह हार गए अजीत पवार, तो जो पार्टी लेकर के दादा बन रहे थे वो चूहा बनने लायक भी नहीं रहेंगे, और उनकी पार्टी में जो 2-4 लोग जीतेंगे वह भी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के राजनीतिक करियर को फुल स्टॉप लगाने का मतलब, जिस तरह से अजीत पवार के साथ कर रही है, जिस तरह उनको तोड़ रही है, ऐसा तो उसने किसी को भी नहीं तोड़ा, किसी को भी नहीं तोड़ा। अजीत पवार पार्टी तोड़ के आने के बाद में अजीत पवार ने बयान दिया था शरद पवार को लेकर कि बुढ़ा हो गया, घर में नहीं बैठ सकता क्या, हम लोगों को चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कितने दिन राजनीति में रहेगा। यह बातें उन्होंने इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल किया था। यह महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार नहीं हुआ जगदीश जी। और 85 साल की उम्र में भी, ठीक है, उस वक्त तो 40 विधायकों को लेकर के आ गए या, लेकिन वह 40 विधायक फिर जीत के भी आने चाहिए ना। वह जीत करके आते हुए नजर नहीं आ रही। यह नजर आ रहा है कि 3 से लेकर के 6 सीटों के अंदर वह सिमट जाएंगे और अजीत पवार विधायक नहीं बन पाएंगे। यह समीकरण बन रहे हैं। यह तो अब 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भाजपा वह अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को निपटाना चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे गले की हड्डी बन गए। एकनाथ शिंदे को नहीं हटा पा रही है, लेकिन अजीत पवार को निपटा ले पा रही है। अब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के बड़ी नजदीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह समझ गए हैं कि हम भी चुनाव हार सकते हैं, हमारी पार्टी का कोई आ नहीं सकता है। तो हमारे ऊपर जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप थे, कम से कम उसको लेकर के मैं जेल तो न जाऊं। अब अपनी उस नीति पर आ गए हैं अजीत पवार। अजीत पवार अब रोते हुए भी स्टेजों पर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन जो शरद पवार कह रहे हैं कि गद्दारों को मैं माफ नहीं करूंगा, यानी कि अजीत पवार को लेकर के बिल्कुल सख्त रवैया शरद पवार अपनाए हुए हैं। यही वजह है कि शरद पवार की हवाइयां उड़ी हुई। जी जगदीश जी। अगला सवाल महाराष्ट्र से ही है। चुनाव से पहले ही पर्दा उठ गया है, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? देखिए जगदीश जी, इसका मतलब मैंने अपने 11 बजे के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि जो योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ, उनकी तस्वीर के साथ जो बटोगे तो कटोगे की जो बैनर पोस्टर लगे हैं, इस चीज को लेकर के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी खुश नहीं है, नाखुश। और नरेंद्र मोदी
प्रचार प्रसार में जा नहीं रहे, योगी के सहारे अब आरएसएस आकर के खड़ा हो गया है, जैसा कि आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का यह आखिरी हथियार है। अब इस पर आरएसएस ने भी मुहर लगाया है, भाजपा में नहीं, लेकिन एनडीए में इसको लेकर के विद्रोह है कि ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए में जो घटक दल इनके हैं वह मुस्लिम वर्ग से ही उनका वोट है, छोटे दलितों से ही वोट है, ओबीसी से है, आदिवासी से है, तो इन सब से है। तो इन सबको बटोगे कटोगे में लपेट देंगे तो फिर वोट कौन देंगे जी? फिर वह कैसे जीतेंगे? तब तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गणित बैठा रही है। यह चीज समझ आए, इस चीज की समझ नीतीश कुमार को भी हो गई थी, इसीलिए कल जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जेडीयू की बैठक हुई नहीं, एनडीए की हुई, क्योंकि उनके लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। सब उन्हीं को निकालने के लिए तत्पर है इस वक्त, और नीतीश कुमार के बस में उनकी पार्टी नहीं रह गई। महाराष्ट्र के अंदर भी यही खेल खेलने की तैयारी है जगदीश जी, लेकिन यह अभी तक तो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर जा रही है। आज नामांकन का आखिरी तारीख है, आज नामांकन समाप्त हो गए। अब क्या नाम है कि जगदीश जी कुछ ही क्षण में हो जाएंगे, 5 बजे समाप्त हो जाएंगे नामांकन। 5 बजे के बाद कोई नामांकन नहीं कर पाएगा, फिर 2-3 दिन वो रहेगा, नामांकन वापस लेने की तिथि रहेगी। इस बीच देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उलझ सी तो गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी, योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस का समर्थन। सर का कार्यवाहक हसबोले ने कहा है कि अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। देखिए, हर्षबोले जो है वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं आरएसएस के अंदर। मोहन भागवत के बाद हर्षबोले का ही नंबर है। जैसे भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नंबर बताया जाता है, वैसे ही इनका नंबर है। मैंने इस बयान को सुना था, जगदीश जी इन्होंने बयान दिया, मैंने सुना उस बयान को, मैंने कई बार सर्च करके मैंने उसे देखा, और देखा तो एक ही चीज पाया। उनका साफ बोलने का मतलब था कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस नारे के साथ हूं, अपना स्टैंड क्लियर किया उन्होंने। अब यह बताइए जगदीश जी कि कौन बटेगा और कौन कटेगा और कौन काटेगा? क्या भाजपा इस चीज को बताएगी? नहीं बताएगी, क्योंकि यह लोगों को सिर्फ गुमराह कर सकती है। अब आरएसएस का जो मैं आरएसएस को लेकर के सर्च करता हूँ या आरएसएस को लेकर के जो ज्ञानता अपने पास रखता हूँ, आरएसएस यही है जो हमारा देश आजाद होने के बाद 52 सालों तक अपने कार्यालय में हमारे देश का झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण आया आरएसएस हेडक्वार्टर आने का, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आरएसएस का और भाजपा का तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले कि आप हमारे देश का झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहराते हैं, तो हम आपके पास कैसे आ सकते हैं? हम भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, हम आरएसएस के प्रचारक थे, लेकिन हम आरएसएस के प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, हम तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आरएसएस ने 52 सालों के बाद पहली बार आडवाणी के सामने झुक करके हमारे देश का झंडा फहराया, और आज वह आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, देश हित की बात करता है। तो इन लोगों की प्रवृत्ति है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, जब वह था भारतीय जनता पार्टी आडवाणी के और अटल के पहले, अटल तो पहले भी थे, जनसंघ उसे अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे उस वक्त, और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, यंग थे, क्या नाम है कि उस वक्त। लेकिन इतना बदनाम हो गया था देश जनसंघ कि जनसंघ को समाप्त करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम रखना पड़ा उसका। तो 2 लोग चुनाव जीत करके आए 1980 में, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। जब यह लोग जीत के आए तो उसके बाद में धीरे धीरे सत्ता के नजदीक पहुंचे। पहली बार 13 दिन के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 13 महीने के भी प्रधानमंत्री बने, 5 साल भी उन्होंने इंडिया की सरकार चलाई। शाइनिंग इंडिया ने उन्हें खा गया, और शाइनिंग इंडिया के चक्कर में इनकी सत्ता चली गई और मनमोहन सिंह की सरकार आई। लेकिन उनके सरकार में सर उस वक्त के
भाजपा की ही सरकार हो चाहे, लेकिन उस टाइम के जो जितने भी नेता थे उनमें एक संस्कार था। हाँ बिल्कुल, और एक मर्यादा थी। बिल्कुल वो मर्यादा को नहीं लांघते थे, नहीं लांघते थे, मर्यादा को नहीं। विपक्ष से भी बैठकें होती थी उनकी। अरे विपक्ष अगर किसी कानून या किसी बिल को लेकर के आपत्ति जताता था तो उसमें बहस होता था। उसके बाद उसमें वो परिवर्तन किया जाता था, फिर उस पर बहस होता और था। देश हित की जहां बात आती थी तो वहां एकजुट होते थे, एकजुट हो जाते थे। लेकिन ये मर्यादाएं थी पहले के नेताओं में। और क्या नाम है कि विपक्ष के मजबूत नेता को जीत के आना चाहिए, इसके लिए वहां कमजोर प्रत्याशी खड़े किए जाते थे। यहाँ तो मजबूत नेता को हराने का प्रयास किया जाता है, जबरदस्ती नहीं कुछ हो तो ईवीएम में खेल करके उसको हराओ, यह चीज किया जाता है। यह चीजें नहीं थी, यह जो होने लगी है यही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए हो गया। जी जगदीश, अगला सवाल, राहुल गांधी से मिलने के लिए क्यों बेचैन है आरएसएस? बढ़ती लोकप्रियता का डर या फिर कोई नया जाल फेंकने का इरादा? इसको ये दो तरह से ले लीजिए। एक कुछ टर्निंग पॉइंट भी लेनी चाहती है और डर तो लग रहा है। जिस तरह जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, यह संविधान और जाति जनगणना इन दोनों के पक्ष में आरएसएस नहीं है और न भाजपा है। अब यह कहा जा रहा है कि नवंबर महीने से चुनाव समाप्त होने के बाद में गणना होगी देश के अंदर, लेकिन जाति जनगणना नहीं होगी। वो जनगणना होगी, जनगणना होगी, जाति जनगणना नहीं होगी। जबकि मांग जाति जनगणना का है, उसमें सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना है जाति का, लेकिन वह काम नहीं करेगी। इसीलिए बटोगे तो कटोगे के नारे लगे कि इन्हीं लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए इनको हिंदू बनाएगी, बाद में शूद्र बनाती है यह भाजपा। और यही चीज अगर जाति जनगणना हो गई तो यह इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, फिर आरएसएस को मुसीबत है। अब आरएसएस को डर राहुल गांधी से, क्योंकि कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस मजबूत हो गई, यह कांग्रेस को समाप्त नहीं कर पाए। और अब जब निचले पायदान पे जा करके कांग्रेस उठनी शुरू हुई है, और राहुल गांधी अभी देखिए 8 तारीख से 8 अक्टूबर से 8 नवंबर से वो दिल्ली में दिल्ली का एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो पैदल पूरे घूमेंगे। अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत खड़ी होने वाली। कांग्रेस अपने रंग में आ गई है और अरविंद केजरीवाल आरएसएस और भाजपा के ही हैं, यह साबित उन्होंने हरियाणा चुनाव में कर दिया। और 1,40,000 मतों का डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, कुल मतों का डिफरेंस इतना ही है। वहां पर अरविंद केजरीवाल वह 1,40,000 वोट लेकर के आए। तो यानी कि किस लिए गए थे अरविंद केजरीवाल, लोग समझ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस देश को गड्ढे में डालने के लिए एकदम तत्पर है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल, अब देखिए, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है तो क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, जगदीश जी कह रही है कि इनको जान का खतरा है। अरे उनको तो एक क्या ना कि चपरासी भी ना पूछे, अरविंद केजरीवाल को क्या जाना खतरा? कौन सा कानून बना दिया उन्होंने या कौन सा कार्य कर दिया कि उनको खतरा आ गया? ये आरोप तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही लगाती आ रही है। जब से सत्ता में आई है तब से आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती आई है कि बीजेपी से हमें खतरा है और बीजेपी से हमें खतरा है। ये लोग खुद आरएसएस यही राग अलापते आई है। काफी बार देखिए दो चीजें हैं जगदीश जी, वह अरविंद केजरीवाल इवेंट के मामले में मोदी से 4 कदम आगे हैं, इनके बाप कहे जाते हैं। भाजपा सत्ता में आती है तो सत्ता बचाने के लिए हिंदुओं को खतरे में डाल देती है कि हिंदू खतरे में है। वह जब अपनी जमीन खोते हुए नजर आते हैं तो कहते हैं कि हमें जान का खतरा है। इन दोनों लोगों के तथ्य एक ही है, सिर्फ नाम अलग है और तरीका अलग है। बाकी दोनों देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ धरना प्रदर्शन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा क्या की है, कहीं दिखी है? अपने आप को साबित करने में बस ये लगी है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। इसमें जनता की कोई बात आई? अरे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है?
चलो हो गया, 10 साल हो गए, तुम्हारे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वह जो आएगा उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा क्या किया आपने, वह नहीं बोलते, या अपने कामों को नहीं गिनाते, बस शिक्षा और स्वास्थ्य। मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे तो कहेंगे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, मनीष अंकल को पूछ रहे हैं बच्चे, अरे मनीष अंकल गए भाड़ में, वह बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, उसी के लिए आप बैठे हुए को शिक्षा सही मिले उन्हें। तो उसके आगे क्या, उसके आगे कुछ नहीं। यह लोग आए थे तो कह रहे थे कि हम सिंपल मकान में रहेंगे, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम आम आदमी है, आम आदमी है, पार्टी का नाम ही आम आदमी रखा, आम आदमी रखा। अब शीश महल बना रहा है इन्होंने। अब खास आदमी हो। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जगदीश जी। अन्ना हजारे से मुलाकात राजीव रंजन की न्यूज़ 24 में माहौल क्या है की हुई थी महाराष्ट्र में जी। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली नहीं आते हैं, आप जंतर रामलीला मैदान में अनशन किए, भ्रष्टाचार को लेके लोकपाल जंतर मंतर पे इतने दिन बैठे। तो कहाँ है वह लोकपाल, और भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया, रुका ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि करने वाले भी तो अपने ही देश के हैं, तो क्या कहना है उनको, और होता है ऐसा, तो होता ही है, अपने ही देश के लोग हैं ना, बाहर के नहीं है। उस वक्त क्या था, असल में अन्ना हजारे को आरएसएस ने प्लांट किया था, जबकि अन्ना हजारे का आजादी में कोई योगदान नहीं है। ऐसे लोग पूरे ढेर में मिलते हैं, ऐसे लोगों की कोई पहचान नहीं है। इनको एक गांधी बना करके पेश किया गया था, वह मकसद कामयाब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई दिल्ली के अंदर, नहीं तो भाजपा आती नहीं। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल ने मौके पर छक्का मारा, अन्ना हजारे को दरकिनार करके वहीं से पार्टी का जो आगाज किया ना, दिल्ली के माहौल को देखा, माहौल बदला हुआ है, इसी में अपनी राजनीति रोटी सेक लो, और वह राजनीति चल रही है, काम कर गया और आम आदमी पार्टी बना दिया, और वह लेकिन अब आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अब दिल्ली में वह चीज नहीं रह गया, लोग जान गए कि यह भी कम घोटालेबाज नहीं है, झोपड़ी से शीश महल बना रहा है, 86 लाख के पर्दे लगा रहा है यह, तो यह समझ गए लोग। पंजाब के अंदर इनका सरकार बनना ही इनकी भेद पोल पट्टी खोल देता है। पंजाब में देखिए स्नेक बढ़ने लगे हैं, जो चर्च गांजा यह सब बढ़ने लगे हैं, वहां पर हर गतिविधि ड्रग्स बढ़ने लगे, सक्रिय हो गया है, किसी भी गतिविधि को रोकने में यह नाकाम हो गए। और भगवत मान जो सीएम है पंजाब के, किसान वहां बैठे हुए हैं, एक बार भी गए उन लोगों के पास नहीं गए हैं, वह किसान दिल्ली आने के लिए। वह अब हरियाणा सरकार पंजाब के बॉर्डर के अंदर कैसे गोली चला दी किसानों के ऊपर, एक बार भी मोहन भागवत ने पूछा नहीं है। यह आम आदमी पार्टी की पहली और आखिरी सरकार पंजाब में होने जा रही है। अब लोग समझ गए कि कांग्रेस के अलावा कोई भी इनके साथ नहीं है जी। हरियाणा में अगर आ गई होती सरकार अगर कांग्रेस की, तो वह किसान दिल्ली पहुंचाए होते और कुर्सी हिल जाती। इसलिए भी हरियाणा में बहुत सारे गड़बड़ किए गए। और अब सच्चाई क्या है देखिए, रिकाउंटिंग हो तो पता भी चले, या चुनाव आयोग तो रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार नहीं होता, किसी की सुनने को तैयार नहीं, अपनी जोत रहा है। हकीकत यह है कि यह सब चोर बैठे हुए हैं, सब चोर है, और यह अपनी चोरी को छिपाने के लिए दूसरों को चोर कर रहे हैं। जी जगदीश जी, लेते हैं सर अगला सवाल। बीजेपी के लिए आफत बनी 2 महिलाएं, प्रियंका और कल्पना सोरेन, क्यों? देखिए जगदीश जी, कल्पना सोरेन की लोकप्रियता लगातार जो बढ़ती जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन है। अभी तो वह नहीं है, अभी अगर यह हाल है, भाजपा टक्कर नहीं दे पा रही है, तो आने वाले समय में उनका तोड़ मिल पाना बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आना और चुनाव लड़ना, यानी कि 365 दिन राजनीति में अब रहेगी वह, और पार्लियामेंट में रहेगी तो सवाल ठोकेगी। और प्रियंका गांधी का तोड़ पहले भी भाजपा के पास नहीं था, आज भी नहीं है। सक्रिय राजनीति में न होते हुए प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं था, तो सक्रिय राजनीति में आने के बाद क्या होगा। नंबर 2 की प्रियंका गांधी के अंदर देश की जनता इंदिरा गांधी की छवि देख रही है, और इस वक्त इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है इस देश को, कि जो
ऐसे लोगों पर लगाम लगा सके जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से वह उम्मीद जनता कर रही है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी जीत के तो आ रही है, वोटों का अंतर क्या होता है। क्या राहुल गांधी जिस तरह 3,85,000 वोटों से चुनाव जीते थे उतने ही से आती हैं, या उससे डबल से आ रही हैं। इस पर बहुत निर्भर करेगा। और प्रियंका गांधी आने, हालांकि वायनाड कांग्रेस का गढ़ है जगदीश जी, 4-5 लाख वोट से तो जितना नॉर्मल बात कांग्रेस के लिए है, ऊपर कितना जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितना वोटों का कद बढ़ेगा उतना ही पार्लियामेंट के अंदर इनकी गंभीरता बढ़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। क्योंकि जब मोदी इन लोगों के अंदर सच्चाई का सामना करने की क्षमता नहीं है, वैसे में एक सच्चा और ठोस नेता जब आता है सदन के अंदर, तो ऐसे से उन लोगों को डर लगता है। जी जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों तक चुनावी विश्लेषण विस्तार से दिया आपने। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषण से हमारे दर्शक संतुष्ट होंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे ऐसी कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। हमें दे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TFT इंडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।